हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3। तो इससे पहले की वीडियो में भी हम इस चैप्टर को रीड कर चुके हैं एंड अभी तक हमने ये पढ़ा था कि इस चैप्टर में हमें दिल्ली के बारे में बताया जा रहा था। तो दिल्ली बहुत टाइम पहले रूलर्स दिल्ली में बहुत टाइम पहले किसने किसने रूल किया वो सब बताया गया, उन्होंने कैसे रूल किया वो बताया गया। देन अब हम इस चैप्टर को आगे रीड करेंगे। Gender distribution. Social and biological difference between women and men. Usually these differences are used to argue that men are superior to women. अब ओल्ड टाइम में ना बहुत सारी प्रथाओं को माना जाता था। तो उनमें से एक प्रथा ये भी थी बर्थ राइट फ्यूचर। तो उसमें ये होता था कि जो राजा का बेटा है वही राजा बनेगा और किसी को हक नहीं है राजा बनने का। वो तो हमने पिछले वीडियो में कवर कर ली थी। अभी दूसरा है जेंडर डिस्टिंक्शन। इसमें ये होता था ना कि पहले के लोगों की ये सोच थी कि जो वुमेन्स है ना वो मैन से कभी अच्छी बन ही नहीं सकती हैं। जो मेंस है वो हमेशा वुमेन से अच्छे होते हैं। वॉट मिराजी सिराज थॉट अबाउट रज़िया। सो यहाँ पे मिराजी सिराज की बात हो रही है और वो क्या सोचती थी रज़िया के बारे में। मिराजी सिराज थॉट दैट द क्वींस रूल वेंट अगेंस्ट द आइडल social order created by God in which women were supposed to be subordinate to men. He therefore asked in the register of God's creation, since her account did not fall under the column of men, how did she gain from all of her excellent qualities? On her inscription and coins, Jazia mentioned that she was the daughter of Sultan Iltutmish. This was in contrast to the Queen Rudrama Devi 1262 to 1889 of the Kakya dynasty of Warangal, part of modern Andhra Pradesh. Rudrama Devi changed her name on her inscription and pretended she was a man. Author Queen Didda. Rule in Kashmir 980 to 1003. Her title is interesting. It's come from Didi or elder sister, an obsessive affectionate term given to a loved रूलर बाय हर सब्जेक्ट्स। फिर इसके बाद यहाँ पे जो मिराजी सिराज है वो जजिया के बारे में क्या सोचती थी। इससे पहले समझते हैं कि ये दोनों है कौन। मिराजी सिराज है वो है क्रॉनिकलर। क्रॉनिकलर वो होते हैं जो राजा ने क्या क्या अच्छे काम किए हैं वो सब लिखते हैं, या फिर एक तरीके से वो भी एक राइटर ही होते हैं, बट वो सिर्फ राजा के काम लिखते हैं। तो ये जो जजिया थी ना वो सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। तो फिर जो मिराजी सिराज है वो ये सोचती है कि जब रज़िया थ्रोन पे आती है तब वो ये सोचती है कि जो गॉड ने तो इस तरीके से क्रिएशन किया है कि हम मैन जो होते हैं वो वुमेन से अच्छे होते हैं। तो ये कैसे जो रज़िया है वो कैसे सारी क्वालिटीज़ को हासिल कर सकती है रूल करने की। क्योंकि जो इल्तुतमिश थे उनके 3 बेटे थे। तो एक सबसे बड़ा बेटा था और एक रज़िया थी और एक छोटा बेटा था। तो उनका जो सबसे बड़ा बेटा था ना सुल्तान इल्तुतमिश ने उसको पूरा तैयार कर रहे थे अगला सुल्तान बनाने के लिए। बट हुआ क्या ना कि वो सुल्तान बनने इसकी एज से पहले ही वो मर गया। और जो उनका छोटा बेटा था वो किसी काम का नहीं था, वो रूल नहीं कर सकता था। तो बस बची थी रज़िया। तो फिर रज़िया को सुल्तान बना दिया। तो इसी चीज़ पर मिराजी सिराज ये बोलती हैं कि जो रज़िया है वो एक रूल करने की सारी क्वालिटीज़ को गेन कर ही नहीं सकती। फिर उसके बाद वो जो रज़िया होती है वो अपने इंस्क्रिप्शनों पे भी ये लिखवाती है कि वो सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी है। और यहाँ पे हमें कुछ वो दिया गए हैं एग्जांपल्स, जैसे रुद्रामा देवी। रुद्रामा देवी ने तो अपना वो नाम ही चेंज कर दिया। उन्होंने ऐसा दिखाया कि वो थे एक वो मैन, बट उन्होंने रूल करने के लिए ऐसा दिखाया कि वो एक मैन है। और वो काकिया डायनेस्टी थी उसकी वो थी रूलर, जो कि अभी मॉडर्न आंध्र प्रदेश के में है। फिर यहाँ पे एक और एग्जांपल दे रखा है दिद्दा का, वो भी ऐसे ही थी, एक फीमेल रूलर थी।
फिर उसके बाद मतलब उन्होंने लोगों ने रूल किया। फिर उसके बाद ये सब वो अपने इंस्क्रिप्शन पे लिखवाती हैं। और जो डिड्डा वर्ड था ना वो आया था एल्डर सिस्टर, मतलब हिंदी का एक वर्ड होता है, हम एल्डर सिस्टर को बोलते हैं दीदी। तो ये जो दीदी वर्ड्स था ना उससे बना था इस फीमेल रूलर का नाम दिद्दा। A closer look administration under the खिलजी एंड तुगलक्स। फिर उसके बाद दिल्ली पे खिलजी और तुगलक्स ने भी राज किया था। तो अब हम देखेंगे कि खिलजी और तुगलक्स ने दिल्ली पे किस तरीके से राज किया था, वो क्या करते थे। The constitution of a kingdom as vast as the Delhi Sultans needed reliable governors and administrators rather than appointing ancestors and landed chieftains as governor. The earlier Delhi Sultans, especially Iltutmish, favored their special slave purchased from military service called bandagan in Persian. They were carefully trained to man some of the most important political officers in the kingdom. Since they were totally dependent upon their master, the Sultan could trust and rely upon them. फिर उसके बाद वो जो किंगडम मतलब दिल्ली सुल्तान्स थे वो मतलब वो गवर्नर्स पे ज़्यादा विश्वास नहीं करते थे। मतलब जो बड़े बड़े चीफ्टेंस और गवर्नर होते थे उन पे विश्वास नहीं करते थे। और ख़ास करके जो इल्तुतमिश था ना वो तो एकदम ही गवर्नर्स पे भरोसा नहीं करता था। तो ये जो होते थे ना वो खरीदते थे मिलिट्री, मतलब एक स्लेव्स टाइप खरीदते थे। ये लोग जो स्लेव्स थे ना उन्हें वो खरीदते थे, मतलब जो ये जो पूरा प्रोसेस था स्लेव्स खरीदने का उसे हम कहते थे बंदागन्स। ये जो वर्ड है वो एक पर्शियन वर्ड है। तो इसमें होता ये था ना कि वो उसमें से कुछ नौकर खरीदते थे और उनको मतलब गवर्नर वगैरह बनाते थे। तो सबसे पहले वो उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग देते थे। और वो जो स्लेव्स होते थे ना वो हर चीज़ के लिए अपने मास्टर पे डिपेंड होते थे। मतलब वो जो सुल्तान होते थे वो उन्हें पूरे टाइम पालते थे। तो इसलिए उनको ये भी डर नहीं था कि ये आगे जाके उन्हें धोखा दे देंगे। तो ये लोग इन स्लेव्स पे प्रमोटेड मस्ट बी लुक आफ्टर फॉर इट नीड अ होल लाइफ टाइम एंड गुड लक टू फाइंड अ वर्दी एंड एक्सपीरियंस्ड स्लेव. Wise men have said that a worthy and experienced slave is better than a son. तो ये जो इल्तुतमिश वगैरह थे ना इन लोगों को अपने खुद के बेटों पे भी विश्वास नहीं था। तो मतलब गवर्नेंस पे विश्वास ना होना वो एक बार को चलता है, बट इन लोगों को अपने खुद के बेटों तक पर भरोसा नहीं था। वो ये सोचते थे ना कि कल को हम मर गए या कुछ हो, मतलब हमारे बेटे कल को बड़े हो जाएंगे और अगर ज़्यादा बेटे होंगे तो वो आपस में लड़ने लगेंगे पहले। और अगर मेरे बेटे को वो चाहिए होगी गद्दी तो हो सकता है कि वो मुझे मार भी दे, क्योंकि ऐसा बहुत बार हुआ है। तो ये लोग यही सोचते हैं। और जो गवर्नर्स थे उन पर भरोसा न करने की ये भी एक वजह थी कि उनके बारे में वो लोग मतलब ज़्यादा जानते नहीं थे। तो हो सकता था वो भी उनको धोखा दे दे और उन्हें ही मार दे। तो इसलिए बहुत सारे लोग जो होते थे ना वो मतलब जो राजा होते थे वो स्लेव्स को लेते थे और एक अच्छे और एक्सपीरियंस जो और वर्दी स्लेव को नौकर को ढूंढने में ना कई बार बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। क्योंकि मतलब एक ऐसा नौकर चाहिए ना जो आपके टुवर्ड्स बहुत लॉयल हो, आपकी सारी बातें माने। तो इसको ऐसी चीज़ नौकर को ढूंढने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। तो इन सब चीज़ों की वजह से जो वाइस मैन है, जो बुद्धिमान आदमी है, उन्होंने बोला है कि जो सन है वो मतलब ज़्यादा अच्छे नहीं है, पर जो स्लेव्स हैं ना वो सन से भी ज़्यादा अच्छे हैं। तो इल्तुतमिश वगैरह स्लेव्स को ही गवर्नर बनाते थे उनके सन से ज़्यादा, क्योंकि वो ये सोचते थे कि ये जो स्लेव्स हैं ना हम इन्हें सन बना मतलब इन्हें वो बना देंगे राजा, तो फिर इनके मन में ये नहीं आएगा कि ये हमें ही मार दे, क्योंकि हमने इनका ध्यान रखा है, इन्हें ट्रेन किया है, इनका खाना पीना सब हम ही करते हैं। The Khilji and Tughlaqs continued to use bandagan and also rice people of humble birth who were often their client to high political position. They were appointed as generals and governors. However, this also included an element of political instability. फिर उसके बाद जो खिलजी एंड तुगलक्स होते हैं ना वो भी इस चीज़ को यूज़ करने लगते हैं। जो बंदागन वाला फीचर था उसको खिलजी और तुगलक्स भी यूज़ करते हैं। और फिर उसके बाद वो जो स्लेव्स होते हैं पहले उन्हें ट्रेन करते हैं, फिर उसके बाद उन्हें हायर पोजीशंस जैसे गवर्नर
जर्नल, इन सब पोजीशंस पे भेज देते हैं। सो ऐसे ये खिलजी और तुगलक से इस ट्रिक्स को फॉलो करते हैं। Slaves and clients were loyal to their master and patrons, but not to their hires. Sultans had their own servants. As a result, the essential of a new marchet often saw conflict between the old and the new nobility. The patronage of these humble people by the Delhi sultans also shocked many elites, and the authors of Persian Tariq criticized the Delhi sultans for appointing the low and base-born to high officers. तो ये लोग इन बंदागर वाली चीज़ को फॉलो करते जाते हैं, और वो जो स्लेव्स थे ना वो बहुत ज़्यादा लॉयल थे अपने मालिक के खिलाफ, पर जो उन मालिक के बेटे थे और फैमिली मेम्बर्स थे ना उनसे उनका कोई भी रिश्ता नहीं था कि अगर मतलब उसका सन कोई काम बोल रहा है रज़ा का, तो वो जो स्लेव है वो उसके सन का कुछ काम नहीं करेगा, उसके सन से उसको कोई मतलब ही नहीं है, उसको मतलब है सिर्फ अपने मास्टर से, वो सिर्फ उसी की बात मानेगा। और जो सुल्तान होते थे उनके पास भी अपने खुद के सर्वेंट होते थे। तो मतलब इसी चीज़ को लेके बहुत सारी लड़ाइयाँ होने लगी कि तुम लोग क्यों मतलब इसको लेके छोटे छोटे लोगों को लेके बड़ी बड़ी पोजीशंस पे दे रहे हो, स्लेव्स को लेके बड़ी पोजीशंस पे दे रहे हो। तो इस चीज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ भी हुई दिल्ली सुल्तान्स की कुछ लोगों से, और बहुत सारे लोगों ने दिल्ली सुल्तान्स को क्रिटिसाइज़ किया, मजाक उड़ाया दिल्ली सुल्तान्स का कि ये लोग ऐसे पागल हैं, ये लोग छोटे छोटे लोगों को लेके इतनी बड़ी बड़ी पोस्टों पे दे रहे हैं, किसी छोटे आदमी को गवर्नर बना रहे हैं, किसी स्लेव को जनरल बना रहे हैं। इन सब चीज़ों की वजह से वो जो तारीख राइटर्स थे उन्होंने बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया इनका। ऑफिशियल्स ऑफ सुल्तान मोहम्मद तुगलक। सुल्तान मोहम्मद तुगलक अपॉइंटेड अजीज कुमार अ वाइन डिस्ट्रियल फिरजू हजाम अ बार्बर मंगा tabak a cook and 2 gardeners, Ledha and Papira to high administrative post. Ziabuddin Birani, a mid-4th century chronicler, reported their appointment as a sign of the Sultan's loss of political judgment and his incapability to rule. Why do you think that Birani criticized the Sultan? फिर उसके बाद यहाँ पे एक सुल्तान थे, सुल्तान मोहम्मद तुगलक। तो उन्होंने क्या किया था ना, उन्होंने कुछ मतलब कुछ बार्बर्स को, कुछ कुक्स को और ऐसे ही कुछ लोगों को लेके बहुत ज़्यादा हाई पोस्ट पे दे दिया था। किसी को गवर्नर, किसी को जनरल, ऐसी चीज़ें बना दी थी। तो जो लोग थे उनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि मतलब जो बाकी सुल्तान थे वो कम से कम उनको ट्रेन तो करते थे और वो उनको मतलब एक जगह से खरीदते तो थे, बट इन्होंने अपने यहाँ पे काम करने वाले को ही हाई पोस्टों पे दे दिया। तो ये बात है मिड 14th सेंचुरी की। तो उस टाइम के जो क्रॉनिकलर्स थे ना, मैंने आपको बताया था ना क्रॉनिकलर्स कौन है, जो हिस्ट्री वगैरह लिखते हैं, तो उन लोगों को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उन्होंने मतलब बोला कि ये जो है मतलब उन क्रॉनिकलर का नाम था ज़ियाउद्दीन बर्रानी। तो उन्होंने ये बोला कि ये जो किंग सुल्तान है ना वो अब ये ऐसे फैसले ले नहीं सकते हैं, वो अपनी कैपेबिलिटी को खो रहे हैं रूल करने की, मतलब अब वो रूल करने के लायक नहीं बचे, क्योंकि उन्होंने डिसीज़न ही कुछ इस तरीके का लिया था। और यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन भी पूछा गया है कि आपको क्यों लगता है कि जो बरानी थे उसने सुल्तान को क्यों मतलब सुल्तान का मजाक क्यों उड़ाया। सो इसका आंसर ये होगा ना कि जो बरानी थे उन्हें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि मतलब हम यहाँ पे इतने टाइम से इनके यहाँ क्रॉनिकलर्स हैं, बाकी सुल्तान तो कम से कम बंदा घर से इन्हों को लेते हैं और उन्हें ट्रेन करके लेते हैं, वो ट्रेंड होते हैं, बट इन्होंने तो ऐसे ही किसी को भी मतलब गार्डनर्स को तक इन्होंने सुल्तान वो बना दिया गवर्नर। तो इस चीज़ की वजह से उन्हें बहुत गुस्सा आया और बुरा भी लगा, तो इसलिए उन्होंने ये सब लिखा, ज़ियाउद्दीन बरानी ने ये सब लिखा सुल्तान मोहम्मद तुगलक के बारे में। सो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये जो क्रॉनिकलर्स था वो ये सब लिखते तो हैं, बट ये भी तो होता है कि अगर वो कुछ गलत लिखेंगे तो किंग उन्हें मार डालेंगे। सो ये सारे क्रॉनिकलर्स लिखते थे ना वो किंग को मतलब सुल्तान के सामने नहीं लिखते थे, मतलब ये सब वो अपनी किसी अलग चीज़ में लिखते थे, ऐसी चीज़ में जिसके बारे में सुल्तान को पता ना चले, और बाद में मतलब उसे वो पब्लिश कर देते थे।
तो इस तरीके से वो लोग बच जाते थे और वो लिख भी देते थे। तभी हमें इन सुल्तान्स ने क्या क्या बुरी चीज़ें करी वो भी पता है। अगर वो ऐसा नहीं करते ना तो हमें सिर्फ ये पता होता कि ये कितने अच्छे किंग हैं, मतलब ये कितने अच्छे सुल्तान हैं, वो कितने अच्छे सुल्तान हैं। हमें उनकी रियलिटी कभी पता ही नहीं चलती। Like the earlier sultans, the Khilji and Tughlaqs, Morachal appointed military commanders as governor of territories of various sizes. These lands were called Iqta and their holder was called इक़्तादार। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मतलब जो खिलजी और तुगलक्स थे ना, वो कुछ मिलिट्री कमांडर्स को अपॉइंट करते थे और उन्हें एक लैंड दे देते थे। वो जो लैंड थी ना उसको हम बोलते थे इक़्ता, और जो उसके लैंड ओनर थे, मतलब जो उस लैंड को जिसको दिया गया है उसके जो ओनर थे ना, उसे हम बोलते थे इक़्तादार। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लैंड है उसको हम बोलते हैं इक़्ता, और जो लैंड ओनर है जिसके पास वो लैंड है उसे हम बोलते हैं इक़्तादार। और मुक्ति, मतलब इक़्तादार के साथ ही साथ उसे मुक्ति भी बोलते हैं। The duty of the Mukti was to lead military campaign and maintain laws and order in their इक़्ताज़। तो उसके बाद ये जो इक़्तादार थे ना, उनका काम ये था कि वो मतलब मिलिट्री को लीड करते थे और जो उनको लैंड दी गई थी, जो उनको इक़्ता दिया गया था, उसमें क्या क्या मतलब क्या काम हो रहा है, कैसे काम हो रहा है, अच्छे से हो रहा है कि नहीं, वो सब देखते थे। मतलब वो उस छोटे सी जगह के एक टाइप के किंग थे। In exchange for their military service, the Mukti collected the revenue of their assignment as salary. They also paid their soldiers from these revenues, controlled over Muktis and most effective in their office was not inhabited, and if there was assigned इक़्ता for a short period of time before being shipped। तो फिर उसके बाद मतलब उनका ये भी काम था ना कि वो जो रिवेन्यू आता था उस जगह से उसको लेते थे और उसको सैलरी की तरह यूज़ करते थे, और वो मतलब वो सैलरी उसको सोल्जर्स को देते थे। और मतलब ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट वे था, मतलब जो टैक्स वगैरह आ रहा है उसको लो, अपने सोल्जर्स को दे दो, जो पूरे सोल्जर्स है वो भी चलेंगे, और मतलब उनको कोई एक्स्ट्रा पैसे भी यूज़ नहीं करने पड़ेंगे सोल्जर्स पे। और इसीलिए, और ये जो मुक्तीस थे ना उनको चेंज कर दिया जाता था, मतलब उनको जो लैंड दी गई थी ना वो बहुत मतलब परमानेंट उन्हें नहीं दी गई होती थी, उन्हें चेंज किया जाता था, मतलब कुछ शॉर्ट पीरियड टाइम जैसे 1 साल या 2 साल, उसके बाद वो जो उस जगह के मुक्ति थे उसको चेंज करके कहीं और का मुक्ति बना दिया जाता था। सो अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।